नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। इकोनॉमिक्स का तीसरा लेक्चर है ये, और आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब इकोनॉमिक्स का एबीसी भी अगर आपको सीखना है तो आज आपको ये लेक्चर पूरा अटेम्प्ट करना ही होगा। पिछले लेक्चर में हमने क्या सब देख लिया था, आज तक हमने जो पढ़ लिया है इकोनॉमिक्स में एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया है हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर को देखा था। उसके बाद से हमने पहले लेक्चर में ही सेक्टर को बांटे थे कि इकोनॉमिक्स के क्या क्या होते हैं सेक्टर वाइज, और अर्थशास्त्र जो होता है उसको भी हमने दो भागों में बांटा था। ओके, पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है, विकास जिसको कहा जाता है, उसके बीच में अंतर को समझाया था। और आज हम एनआई का टॉपिक करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है कि वीडियो दो पार्ट में आए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन एक ही पार्ट में हो। मुझे फिर अपलोड करने में दिक्कत आ जाती है क्योंकि बड़ा डेटा का फाइल हो जाता है, उसको अपलोड करना मुश्किल होता है। ओके, आज एनआई चैप्टर हम करेंगे। आज से पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है इकोनॉमिक्स तो भी कोई विशेष आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप पिछले लेक्चर को जाके ज़रूर पढ़िए। पिछले दोनों लेक्चर इकोनॉमिक्स का बेस तैयार करेगा आपका। नेशनल इनकम पर आते हैं, और आज तक मैं आपको क्या बोलता आया हूँ कि आप नोट्स बनाइए। आज के लेक्चर में आपको कॉपी पेन बगल में बंद करके रख देना, ईयरफोन लगा के बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ सुनना है। मैं बोलते जाऊँगा और आपको सुनते जाना है। कोई कलम नहीं चलाना है, कोई नोट्स नहीं बनाना है। मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगा। ओके, राष्ट्रीय आय है। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि इसको क्यों निकालते हैं, क्या होती है और कैसे निकालते हैं हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं होता है, इसका बस फैक्ट आपके एग्ज़ाम में काम आता है। वैसे इसको भी मैं पढ़ा दूंगा। आज हम देखेंगे क्या है, इस पर हम फोकस करेंगे। क्यों निकालते हैं, समग्र अध्ययन हमें अर्थव्यवस्था की पता चलती है। कोई परिवार ही है, अगर उसको उसका अपना आय पूरा नहीं पता है और अपना व्यय नहीं पता है तो वो परिवार कैसे सर्वाइव करेगा, बताइए मुझे। या फिर क्या है, वो परिवार सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा। आर्थिक व्यवस्था सही है उस परिवार की, उस घर की, उस देश की, उस राज्य की, उस ज़िले की, उस किसी भी चीज़ का, ये भी हमें इसी से पता चलता है। वृद्धि हो रही है उस परिवार के आय में या नहीं हो रही, ये हमें पता चलता है। लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, राष्ट्रीय आय का उपयोग कैसे करना है, या क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, क्या प्रति व्यक्ति आय घट रही है, सरकार की नीतियाँ सही हैं, सरकार की नीतियाँ गलत हैं, ये सब कुछ हमें किस चीज़ से पता चलता है, तो राष्ट्रीय आय की आंकड़े से पता चलता है, जीडीपी के आंकड़े से पता चलता है। क्या हम राष्ट्रीय आय डायरेक्ट निकालेंगे? नहीं, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जीडीपी को देखेंगे। क्या होता है भाई जीडीपी, इतना आज तक इसका भौकाल है पूरे देश में, हर रोज़ पेपर में छपता है, क्या होता है। फिर हम जीएनपी पर जाएंगे, जीएनपी का फुल फॉर्म मैं बताऊंगा, फिर आपको उसको समझाऊंगा। फिर हम एनएनपी पर जाएंगे, मार्केट प्राइस। फिर हम जाएंगे एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का हिंदी क्या होता है, कारक लागत। फैक्टर कॉस्ट का हिंदी क्या होता है, कारक लागत। और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हमारे यहाँ सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है बंधुओं, तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आज के बाद लेक्चर अटेंड करने के बाद आप लोग उंगलियों पर खेलोगे इन चीज़ों से, इतना मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। अगर आज तक समझ में नहीं आया होगा तो आज के बाद समझ में ज़रूर आ जाएगा। नहीं आए तो मुझे मैसेज करके बता देना मुझे नहीं आया, मैं फिर से अगली बार कोशिश करूँगा आपको समझाने की, या एक और वीडियो में बता देंगे कि ओके। सबसे पहले जीडीपी को देखते हैं क्या होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है बंधु। प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, कॉस्ट नहीं है, उत्पाद है, उत्पादन है। आज पूरा लेक्चर इन्हीं दो शब्दों के बीच घूमेगा। कीमत की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ भी प्रोडक्ट है, यहाँ भी प्रोडक्ट है, कहीं भी कॉस्ट नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आगे मैं सब समझाऊंगा। जीडीपी का मैंने परिभाषा लिख लिया है क्योंकि समय की बर्बादी को थोड़ा सा बचाना है, लेक्चर लंबा होगा आपका। जीडीपी की परिभाषा क्या होती है, यहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगर आपने आज से पहले भी इकोनॉमिक्स का लेक्चर नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, आज से करते जाते हैं। एक वित्तीय वर्ष में, क्या बोला मैंने, एक वित्तीय वर्ष में, इसको अंडरलाइन कर लो, एक वित्तीय वर्ष में, इसको अंडरलाइन कर लिया हमने। अगला क्या है,
देश के सभी निवासियों द्वारा, निवासी को अंडरलाइन कर लिया हमने, द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु को अंडरलाइन कर लिया हमने, अंतिम वस्तु एंड प्रोडक्ट जो होता है का मौद्रिक मूल्य जो होता है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। एक वित्तीय वर्ष में देश के सभी निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सबसे पहला टर्म इसमें क्या लिखा हमने, वित्तीय वर्ष। जीडीपी के आंकड़े क्या एक साल पर निकाले जाते हैं? तो नहीं, 3 महीने पर ही निकाले जाते हैं, तिमाही पर निकाले जाते हैं। लेकिन समग्र अध्ययन जो होता है वो पूरे साल का एक वित्तीय वर्ष लेके हम चलते हैं। वास्तविक रूप से सरकार 3 महीने पर इसलिए निकालती है ताकि उसकी नीतियां सही चल रही हैं, गलत ये वो जांचती परखती रहती है। मूल रूप से एक वित्तीय वर्ष का ही हम मानते हैं। एक वर्ष में हमने जितना उत्पादन किया है देश के निवासियों द्वारा। हमारा वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है सरकार का? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। मूल रूप से अभी तो यही चल रहा है। एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब समझ आ गया, फाइनेंशियल ईयर जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। अगर आप लोगों को हिंदी में दिक्कत आ रही हो तो फाइनेंशियल ईयर। ओके, दूसरा शब्द क्या है? शब्दों पर ध्यान देते जाना, आप लोग खेलोगे आज के बाद इन चीज़ों से। दूसरा क्या है? निवासी। अब मुझे कोई बताएगा? निवासियों द्वारा, माने कि निवासी और नागरिक में अंतर क्या होता है? नागरिक का मतलब होता है कि वो आदमी भारतीय होना चाहिए। नागरिक का मतलब यही होता है। निवासी का मतलब क्या होता है? हमें नहीं मतलब कि नेपाली है ना, या भारतीय है, कोई भी हो। यहाँ पर एक शब्द छूटा हुआ है। एक वित्तीय वर्ष में देश के सभी निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के भीतर, एक और शब्द यहाँ पर जुड़ा होगा, अंतिम वस्तु का मौद्रिक मूल्य घरेलू सीमा के भीतर। कौन सा शब्द मैंने बोला? घरेलू सीमा के भीतर। एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में देश के सभी निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु का मौद्रिक मूल्य। एक शब्द यहाँ पर सही जरूर करना, मैंने क्या बोला, एक डेफिनेशन फिर से कनेक्ट करते हैं। एक वित्तीय वर्ष में देश के सभी निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ये परफेक्ट डेफिनेशन है, घरेलू सीमा जरूर लिखना। निवासियों का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जीडीपी में व्यक्ति मायने रखता है कि कौन कर रहा है उत्पादन। व्यक्ति मायने नहीं रखता है। यहाँ पर क्या रखता है? घरेलू सीमा। मैंने बोला है भारतीय हो नेपाली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, घरेलू सीमा के भीतर, यानी कि घरेलू सीमा। तीसरा टर्म किस पे आएंगे हम लोग? घरेलू सीमा। व्यक्ति मायने नहीं रखता है इसमें क्या रखता है मायने? स्थान। जीडीपी में हमेशा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमेशा स्थान मायने रखता है कि उत्पादन कहाँ पर किया गया है, कहाँ पर किया गया है। घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में देश के सभी निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तु का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ भाई? मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको याद हो जाए ये चीज़ें, और यही डिफिनेशन होता है। एक भी शब्द इसमें से नहीं छूटना चाहिए। घरेलू सीमा का मतलब और क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ? जैसे ये अपना देश भारत है, इसका ये जो चारों तरफ आर्थिक इकोनॉमिक क्षेत्र होता है हमारे समुद्र में, ये भी हमारे घरेलू सीमा है। और क्या क्या है? हमारे दूतावास, ये भी हमारा घरेलू सीमा है। हमारे जितने जहाज़ हैं, हवा में हो, पानी में हो, कहीं भी हो, ये सब हमारे घरेलू सीमा हैं। ये सब क्या है? घरेलू सीमा। इन चीज़ों में जब भी किसी वस्तु का उत्पादन होगा, हमारे दूतावास के द्वारा जब कोई सामान बेचा जाएगा, हमारे जहाज़ पर कोई विदेशी आदमी सामान खरीदेगा या हमारे देश का आदमी सामान खरीदेगा, हमारे पानी वाले क्षेत्र में जब भी कोई चीज़ का उत्पादन होगा, वो सब हमारे किस में आएगा? घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु में शामिल होगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही होगी, लेकिन एक एक चीज़ को हम पढ़ते जब चलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। एक वित्तीय वर्ष ले लिया मैंने,
देश के निवासी द्वारा, निवासी का मतलब निवासी होता, नागरिक नहीं होता, यानी कि हमें नहीं मतलब चीनी हो, भारतीय हो, नेपाली हो, अमेरिकी हो, कहीं का भी, भूटानी हो, कोई भी हो, बस हमारे घरेलू सीमा के भीतर होना चाहिए। घरेलू सीमा में क्या क्या शामिल होते हैं? भारत के बाउंड्री तो शामिल होते ही हैं, भारत देश के भीतर का हमारे जो 12 नॉटिकल माइल तक इकोनॉमिक क्षेत्र हैं वो भी शामिल होते हैं। या मान लो अंतर्राष्ट्रीय वाटर में अगर किसी ने हमारे भारतीय मछुआरे ने मछली पकड़ी है वो भी हमारे इसमें शामिल होगा, और दूतावास भी होगा, जहाज भी होगा, ये सब हमारे घरेलू सीमा का अंग होते हैं। इतना तक समझ में आ गया? अगले पर चलेंगे हम लोग। अंतिम वस्तु क्या होता है भाई? अब ये क्या बला है? अंतिम वस्तु, इन 5 टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझ गए, पूरी इकोनॉमिक्स आपके हाथों पर आ जाएगी। अंतिम वस्तु का मतलब क्या होता है? ऐसा वस्तु जिसका अब उपभोग किया जाएगा, उपभोग किया जाएगा, मतलब कि अब इस वस्तु में कुछ भी करके वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता है, वही अंतिम वस्तु कहलाता है। मतलब कि अब जो वस्तु हमारे हाथ में आ गई है, अब इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। मुझे पता है आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी कि अंतिम वस्तु क्या बोल रहे हैं सर। अंतिम वस्तु का मतलब होता है, अब आप मुझे बताओगे, आप खुद ही बताओगे अंतिम वस्तु का मतलब। जैसे पहला चीज़ ले लो, एक आटा है। क्या लिया मैंने? एक आटा लिया है मैंने। आटा तो सबको लोग, बिल्कुल हम कॉमन भाषा में यूज़ करेंगे, ऐसे एग्जांपल यूज़ करेंगे जो आपके आसपास हो। आटा को ऑप्शन ए आपने खरीदा, बी एक होटल वाले ने खरीदा, सी एक बेकरी में खरीदा गया, इसमें से कौन सी जगह पर आटा जो है वो अंतिम वस्तु होगा? बताओ मुझे। यहाँ पर जब आप इसको घर में खरीद के ला रहे हो तो ये अंतिम वस्तु है, क्योंकि अब आप जो खरीद के आटा ला रहे हो वो बेचने नहीं जाओगे। आप क्या करोगे? उस आटे का अपने ऊपर, मतलब खुद के लिए उपभोग के लिए लाए हो, अपने यूज के लिए लाए हो, मतलब आप उसको खाएंगे। लेकिन होटल वाला ने जो आटा खरीदा वो क्या करेगा उस आटे का भाई? वो उस आटे का खाना बनाने में उपयोग करेगा। होटल का अंतिम उत्पाद क्या है? खाना है, ना कि आटा है। बेकरी वाले ने जो आटा खरीदा है, क्या उसका अंतिम उत्पाद हो माना जाएगा यहाँ पर आटे को? नहीं। बेकरी का अंतिम उत्पाद क्या है? कुछ भी जो वो बेक करेगा, अपने वहाँ पर जो बनाएगा, वही है उसका अंतिम उत्पाद। क्या आटा है? नहीं। आटे में वैल्यू एडिशन कर रहा है। हो सकता है ये ब्रेड बनाए, हो सकता है ये केक बनाए, हो सकता है कुछ भी बनाए ये, लेकिन आटे का उपयोग करेगा ये किसी और चीज़ के प्रोडक्शन में। यानी कि आटा अंतिम उत्पाद आपके लिए हो सकता है, किसी और के लिए नहीं हो सकता। होटल वाले के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वो आटा खरीद के उसमें वैल्यू एडिशन करेगा। बेकरी वाला भी वैल्यू एडिशन करेगा। इसी तरह से मान लो गोल्ड है। गोल्ड आपने खरीदा, आपके लिए वो अंतिम प्रोडक्ट है, लेकिन एक गोल्ड को एक जौहरी ने खरीदा, जो ज्वेलर्स होते हैं उन्होंने खरीदा, तो वो क्या करेगा उस गोल्ड का? उस गोल्ड का वो गहना बनाएगा और उसको बेचेगा। तो इसका अंतिम उत्पाद क्या है? गोल्ड है क्या? नहीं, वो गहना है। जिस कीमत पर उसने गोल्ड खरीदा होगा उसका वैल्यू एडिशन करके वो गहना बेचेगा। यानी कि ये अंतिम उत्पाद आपके लिए गोल्ड अंतिम उत्पाद है। एक दुकान वाला जो गोल्ड खरीद रहा है वो उसको वैल्यू एडिशन करके फिर से बेचेगा। अंतिम उत्पाद समझ में आ गया मैंने क्या बोला? घरेलू सीमा आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं कि हम जीडीपी में मापते किसको हैं। बहुत ही साधारण एग्जाम्पल लेके चलेंगे। आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, उदाहरण 2020-21 10 kg आम का उत्पादन हुआ। 10 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने बेचा, 100 रुपये कमाई की। 100 रुपये हमारे देश में कम कीमत होगी। ओके। दूसरा 2021-22 10 kg आम उत्पादित हुआ, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने बेचा,
₹200 की इनकम हुई। हम क्या बोलेंगे, हमारा जीडीपी दोगुना हो गया क्या? हमारा जीडीपी दोगुना होगा क्या? ₹100 पहले हम कमा रहे थे, आज हम ₹200 कमा रहे, क्या हमारा जीडीपी दोगुना हो गया? नहीं नहीं नहीं, जीडीपी हमारा दोगुना नहीं हुआ है, जीडीपी हमारा दोगुना नहीं हुआ है, हमारा कीमत दोगुना हो गया है। जबकि मैं तब से क्या कह रहा हूँ कि आपको उत्पादन देखना है। उत्पादन तो मैंने पिछली बार भी 10 किलो ही किया था, इस बार भी 10 किलो ही किया है। हमारे उत्पादन में 0% की बढ़ोतरी हुई है, हमारे जीडीपी में 0% की बढ़ोतरी हुई है। किस चीज़ में बढ़ोतरी हुई? कीमत में। हमें क्या कीमत नापना है? नहीं, मैंने क्या बोला, उत्पादित अंतिम वस्तु का मौद्रिक मूल्य निकालेंगे। लेकिन उत्पादित अंतिम वस्तु के उत्पादन में क्या प्रगति हुई है? तो उत्पादन में 0% की प्रगति हुई है। मैंने क्या बोला? 2 शब्द यूज किए मैंने, कीमत और उत्पादन। जीडीपी में हम किसको नापते हैं? जीडीपी में हम मूल रूप से उत्पादन को नापते हैं कि हमारे देश ने पिछले साल अगर 20 आम उपजाए थे, 2021 में मान लो 20 आम उपजाए थे 2020-21 में, तो इस बार वो अगर 40 आम उपजाएगा तो ही हम बोलेंगे कि हमारी जीडीपी जो है उसमें ग्रोथ हुई है। उत्पादन हमें नापना है, ना कि कीमत नापना है। उत्पादन और कीमत में अंतर समझ में आ गया? मैंने क्या बोला? मौद्रिक मूल्य जब हम नापेंगे, अंतिम शब्द क्या था? मौद्रिक मूल्य। तो हम उत्पादन को नाप रहे हैं यहाँ पर बंधुओं, हम कीमत को नहीं नाप रहे हैं। अगर हम कीमत नापने गए तो चलो एक काम करते हैं। आज से हमने क्या किया, जो हमने आम उत्पादन किया था 10 किलो, उसका हम दाम रख लेते हैं ₹1000 पर केजी। तो ₹10,000 की तुम्हारी आमदनी हो गई। तुम बोलो कि हमारा जीडीपी जो है वो अमेरिका से भी बड़ा हो गया है। क्या अमेरिका से वास्तविकता में बड़ा हुआ है? नहीं, ये भ्रमित करने वाला आंकड़ा है। हमने कीमत बढ़ा दिया है, उत्पादन नहीं बढ़ाया है। हमें उत्पादन नापना है। हमारे एक देश में हमारे सभी निवासियों द्वारा कितनी वस्तु उत्पादित की जा रही है। समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात? हमने क्या सब देखा, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमने देखा सबसे पहले कि एक वित्तीय वर्ष में देश के सभी निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु का, एक वित्तीय वर्ष में देश के सभी निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु का मौद्रिक मूल्य जो होता है उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रीय नहीं, माय मिस्टेक, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वित्तीय वर्ष क्या होता है? सामान्य तौर पर जीडीपी 3 महीने के पर आंकड़े आते हैं, लेकिन आंकड़े आते हैं मूल रूप से हम जीडीपी गणना जो करते हैं वो 1 साल का करते हैं, 1 वर्ष का करते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च गवर्नमेंट का वित्तीय वर्ष चलता है सामान्य तौर पर। निवासियों द्वारा मैंने क्या बोला, टर्मिनोलॉजी की, हमें नहीं मतलब कि इसमें कौन व्यक्ति उत्पादित कर रहा है, हमें बस मतलब है कि क्या वो हमारे घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित कर रहा है। अगर वो कर रहा होगा तो जीडीपी का हमारे भाग होगा, जीडीपी का भाग होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का भाग होगा। यहाँ पर व्यक्ति मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है, किस स्थान पर उत्पादन हो रहा है। इस टर्मिनोलॉजी को याद रखना, जीएनपी में आपको मैं इसके समझाऊंगा। फिर घरेलू सीमा को मैंने समझाया कि स्थान उत्पादन कहाँ पर हुआ है। जीडीपी में यही सबसे बड़ी चीज़ मायने रखती है, यानी कि हमारे दूतावास में उत्पादन हुआ है। घरेलू सीमा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? भारत का भाग तो आता ही है, भारत का जो इकोनॉमिक क्षेत्र है वो भी आता है, हमारे दूतावास आएंगे, एयर इंडिया का कोई जहाज़ है, इंडिगो का कोई जहाज़ है, स्पाइस जेट का कोई जहाज़ है, भारतीय जहाज़ की मैं बात कर रहा हूँ। वो अगर मान लो हिथ्रो एयरपोर्ट है, वहाँ पर उसने कोई सामान बेचा तो वो भी हमारे जीडीपी का भाग होगा। अंतिम वस्तु मैंने क्या बताया, ऐसा वस्तु जिसका आप सीधा और सीधा उपभोग किया जाएगा, अब उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया जाएगा। फिर मैंने अंतिम वस्तु आपको क्या समझाया, आटा का एग्जाम्पल देके समझाया मैंने आपको अंतिम वस्तु। और क्या समझाया कि मैंने गोल्ड का एग्जाम्पल देके आपको अंतिम वस्तु समझाया कि अंतिम वस्तु क्या होती है कि जिसके बाद अब उसका कोई भी वैल्यू एडिशन संभव नहीं है, अब हम उसको डायरेक्ट उपयोग कर लेंगे। फिर मैंने आपको 2 टर्मिनोलॉजी समझाया है, कीमत और उत्पादन। हमें क्या नापना है जीडीपी में? हमें उत्पादन नापना है बंधुओं, हमें कीमत नहीं नापनी है। हमें ये देखना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में कीमत कितना बढ़ा है, ये हमें नहीं देखना, हमें ये देखना है कि उत्पादन कितनी बढ़ी है हमारे देश की, है ना। और जीडीपी का आधार वर्ष क्या है? अभी जीडीपी नापने का 2011-2012 है, ओके, 2011-12 है आधार वर्ष। यहाँ तक जीडीपी समझ में आ गया। मैंने क्या बोला कि जीडीपी क्या होती है, मूल रूप से उत्पादन को नापते हैं, ओके।
अब आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ चीज़ आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ओके, 11-12 ही है इसकी जो वो है। ओके, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने आपके लिए नोट्स पूरा बनाया हुआ, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दूंगा, ताकि किसी भी को पीडीएफ बनाने में आज नहीं पढ़ना है, आज बस समझना है, बैठ के सुनना है। ओके, क्या है, अब जीडीपी दो तरीके का होता है। जीडीपी का अगर पूछेगा तो कोई क्या बोलेंगे, हम अभी हम फॉर्मूला वाले पर आएंगे यार। अब मुझे पता है आप लोग फार्मूला के वगैरह वेट कर रहे होगे कि फार्मूला क्या होता है वगैरह वगैरह। मूल रूप से है कि जीडीपी आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। उसके बाद हम फार्मूला पर तो आएंगे ही। जीडीपी क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दो तरीके का होता है, मतलब जीडीपी की गणना दो रूप से की जाती है। पहला कौन सा है, पहला होता है नॉमिनल, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रियल। जीडीपी यहाँ पर जोड़ लेना आप लोग, यहाँ पर भी जीडीपी जोड़ लेना। नॉमिनल का हिंदी क्या होता है, नाम मात्र जीडीपी। इसका मतलब क्या होता है, वास्तविक जीडीपी। नेशनल इनकम पर हमें जाना है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। ओके, ये क्या होता है नॉमिनल जीडीपी, जब जीडीपी की गणना ना बाजार मूल्य के आधार पर करते हैं। यानी कि मान लो 2022 का वर्ष अभी चल रहा है, 2022 में जो वस्तुओं की कीमत है ना, उसी के आधार पर हमने क्या किया, हमने गणना कर ली। वस्तु की कीमत जो है वर्तमान आधार पर जो है, उसके आधार पर हमने क्या किया, हमने वस्तु की कीमत पता कर लिया, और इससे जो हमारा जीडीपी निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो नॉमिनल जीडीपी है। ओके, इसमें क्या होगा, क्या आज की जो महंगाई है वो शामिल होगी, बिल्कुल शामिल होगी इसमें। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, रियल जीडीपी, वास्तविक जो जीडीपी होता है ना, उसकी गणना में हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ये गाड़ी बहुत आवाज़ करते हैं यहाँ पर। आधार वर्ष जो है, आधार वर्ष 2011-12, इससे तुलना करते हैं, और इसके तुलना के आधार पर हम लोग क्या निकालते हैं, जीडीपी निकालते हैं। और इसमें मौद्रिक स्फीति, जो मुद्रास्फीति होती है, वो शामिल नहीं होती है, महंगाई इसमें शामिल नहीं होती है। और इसका जो डेटा होता है ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वास्तविक रूप से माना जाता है। कीमत बढ़ने के बाद जो डेटा आएगा वो डेटा भ्रमित करने वाला होता है, इसलिए नॉमिनल जीडीपी का डेटा कभी नहीं सरकार जारी करती है, सरकार हमेशा रियल जीडीपी का डेटा जारी करती है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। जीडीपी दो तरीके के मैंने बताया, जीडीपी क्या होता है पहले मैंने ये बताया आपको। ओके, फिर मैंने आपको ये बताया कि जीडीपी दो तरीके के होते हैं। अब पहला चीज़ ये है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप लोग मुझे बताओगे तो मुझे खुशी होगी कि जीडीपी जो होता है, जैसे हम बोलते हैं कि 8% से ग्रोथ कर रही है, 9% से ग्रोथ कर रही है, 10% से ग्रोथ कर रही है, ये क्या है, ये किसकी तुलना में ग्रोथ कर रही है, पिछले साल की तुलना में क्या नहीं। देखो जीडीपी निकाली कैसे जाती है, 2022-2023 का हमें जीडीपी निकालना है। हम क्या करेंगे, हम ले आए अपना आधार वर्ष, हमारा आधार वर्ष क्या है 2011-12, मतलब इस साल जितनी हमने जीडीपी में प्रगति की होगी ना, वही होता है आधार वर्ष। आधार वर्ष मूल रूप से ऐसे वर्ष को रखा जाता है जो मूल रूप से स्थिर वर्ष हो, उसमें कोई ऐसी घटनाएं ना घटी हो जिसके कारण इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ हो, नहीं तो भ्रमित करने वाले डेटे सामने आ सकते हैं। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो आधार वर्ष आप 2021 मान लो, 2021 में क्या था, कोरोना का समय था, हमारी जीडीपी जो है वो -23% गिर गई थी, गिरावट हो गई थी। मान लो एक पल को मैंने 2021 को आधार वर्ष मान लिया और मैंने इस साल का जीडीपी वृद्धि निकाला, तो हमें क्या दिखेगा, मान लो हमारे जीडीपी में इस साल 5% की ग्रोथ हुई है, उस साल से कंपेयर करेंगे तो कितना होगा, 23% को पहले माइनस करो, अब 5% उसमें जोड़ दो, 28% की ग्रोथ दिखाएगा। क्या वास्तविक में 28% की ग्रोथ है, नहीं। तो हम क्या करते हैं, आधार वर्ष एक ऐसे वर्ष को आधार वर्ष जनरली माना जाता है जो स्थिर रूप से हो, जिसमें कीमतें सब कुछ सही हो, ज़्यादा मुद्रास्फीति भी ना हो, और ज़्यादा कोई वैश्विक स्तर पर कोई ऐसी घटना ना हुई हो जिसके कारण वहाँ का जीडीपी गड़बड़ाया हो। तो हम क्या किया, हमने 11-12 आधार वर्ष को ले आए, हमें 2022-23 का जीडीपी निकालना है। तो हम सबसे पहले आधार वर्ष की तुलना करके 2021 और 2022 इसका जीडीपी निकालेंगे। फिर हम आधार वर्ष की तुलना में
2022 और 2023 की जीडीपी को निकालेंगे। इन दोनों का निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 2022-23 से 2021-20 में कितना अंतर है ग्रोथ का। यही होता है हमारा एक्चुअल जीडीपी, यानी कि आधार वर्ष की तुलना पर पिछले साल का, आधार वर्ष की तुलना पर इस साल का, फिर जो दोनों में डिफरेंस होता है ना ग्रोथ का, वही कहलाता है हमारा जीडीपी। जीडीपी ऐसे ही निकालते हैं। समझ में आ गई बात। और आधार वर्ष वगैरह क्यों लेते हैं, हम जो बोलेंगे ना कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो कोई क्या पूछेगा कितना परसेंट से बढ़ी है, तो हम बोलेंगे 10%। बोलेंगे 10% किसके कंपैरिजन में, पिछले साल के कंपैरिजन में, उससे पिछले साल के कंपैरिजन में, कब की तुलना में। तो हम बोलेंगे देखो भाई, आधार वर्ष हमने एक मान रखा है, आधार वर्ष की तुलना में हमने पिछले साल का निकाला, आधार वर्ष की तुलना में हमने इस साल का निकाला, फिर हमने दोनों का कंपैरिजन किया, तो हमें ग्रोथ पता चल गई कि हाँ जीडीपी में ग्रोथ कितनी हो रही है। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब अगला चलते हैं कि भाई जीडीपी जो होता है इसमें हम लोग मापते किस चीज़ को हैं। तो देखो बंधुओं, इसमें बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। अब आपको खेल लगेगा, क्योंकि अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया होगा तब आप यहाँ से खेलना शुरू कर दोगे। मूल रूप से क्या मापते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्टर जो होता है, प्राथमिक, अब ये सब मुझसे मत पूछना। दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक, है ना। इन सेक्टर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन्हीं का ग्रोथ मूल रूप से मानते हैं। जो अंतिम वस्तु हम बोलते हैं ना उत्पादित हुआ है, वो इन्हीं 3 सेक्टरों में तो मूल रूप से उत्पादित हुआ होगा ना। मूल रूप से तो यही 3 सेक्टर थे। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। कौन से कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करवाने हैं, तो मुझे करवाने हैं जीडीपी के कॉन्सेप्ट क्लियर। पहला क्वेश्चन कि एयर इंडिया के जहाज ने यूके एयरपोर्ट पर 100 रुपये का सामान बेचा। क्या बोला मैंने, एयर इंडिया के जहाज ने यूनाइटेड किंगडम एयरपोर्ट पर 100 रुपये का सामान बेचा। पहला, भारत की जीडीपी में ये शामिल होगा। दूसरा, यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी में शामिल होगा। तीसरा, दोनों की जीडीपी में शामिल होगा। किसकी जीडीपी में, ये जो हमने सामान बेचा है, कुछ तो रुपया कमाया, 100 रुपया कमाया, ये किसकी जीडीपी में शामिल होगा, यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी में, भारत की जीडीपी में, दोनों की जीडीपी में शामिल होगा। पहले मुझे इसका आंसर दे दीजिए। अगर आपका आंसर गलत हो रहा है, आप क्या बोलेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, यूके बोलेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, दोनों बोलोगे तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। अभी मैंने क्या बताया, घरेलू सीमा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो भी कुछ भारत का है वो सब कुछ घरेलू सीमा में आता है। दूतावास, हमारे सारे जहाज, हमारा इकोनॉमिक जो क्षेत्र है समुद्र में, हमारे जितने और भी समुद्र में भी जो जहाज चल रहे हैं वो सब किस में आते हैं, हमारा घरेलू सीमा क्षेत्र है। समझ में आ गई बात। अगला है, इसी तरह का क्वेश्चन है कि मान लो, क्या बोला मैंने, कि भारतीय दूतावास है दुबई में, उसने वहाँ पर व्यापार किया, 5,000 रुपये का सामान बेचा, तो किस में शामिल होगा, वो भारत की जीडीपी में शामिल होगा। आपको बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब मुझे बताओ, भारत में दिल्ली में एप्पल कंपनी काम कर रही है। एप्पल कंपनी ने अपना 10,000 रुपये का कोई सामान बेचा। एप्पल कंपनी ने 10,000 रुपये का कोई सामान बेचा। ऑप्शन यही दोनों हैं। ये किसके उसमें शामिल होगा, यूके की जगह यूएस कर दो बस, यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है। ये किसके जीडीपी में शामिल होगा, एप्पल कंपनी जो 10,000 रुपये का सामान बेचा है, ये भारत की जीडीपी में शामिल होगा, यूएसए की जीडीपी में शामिल होगा, दोनों की जीडीपी में शामिल होगा। आपको बताना है ए बी सी, इनमें से ऑप्शन चुन के बताना है। ये भारत की जीडीपी में शामिल होगा, ये यूएस की जीडीपी में शामिल होगा, दोनों की जीडीपी में शामिल होगा। तो किसकी जीडीपी में शामिल होगा, ये होगा
भारत की जीडीपी में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है घरेलू सीमा क्षेत्र के भीतर निवासियों द्वारा, हमें नहीं मतलब कि यूएस की कंपनी है, यूएस का व्यक्ति है, अमेरिका का व्यक्ति है, चीन का व्यक्ति है, ब्रिटेन का व्यक्ति है, फ्रांस का व्यक्ति है, हमारे घरेलू सीमा में अगर 1 रुपये का भी उत्पादन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो हमारे देश में उत्पादित हो रहा है, हमारे जीडीपी का भाग है, जीडीपी का भाग है, जीडीपी का भाग है। जीडीपी क्लियर हो गया होगा आपको? ओके। अगर मैं बोलूं कि मान लो, कुछ भी मान लो, अगर मान लो कि हमारा भारतीय कंपनी है जो यूएसए में काम कर रही है, जैसे कौन सी कंपनी है, मान लो रिलायंस है अपना, ये यूएसए अमेरिका में काम कर रही है। ओके। तो ये जितना पैसा कमाएगी वो किसकी जीडीपी में शामिल होगा? पहला भारत की, दूसरा यूएसए की जीडीपी में, तीसरा दोनों। रिलायंस कंपनी कहाँ पर काम कर रही है? यूएसए में काम कर रही है। ये किसके जीडीपी में शामिल होगा? आपको ये बताना है। तो ये यूएसए की जीडीपी में शामिल होगा क्योंकि ये अमेरिका के घरेलू सीमा क्षेत्र में काम कर रही है, अमेरिका के घरेलू सीमा में काम कर रही है, अमेरिका के घरेलू सीमा में काम कर रही है। जीडीपी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग जीएनपी पर। क्या बोलते हैं उसको बंधुओं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या था? जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद। इसको क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बोले तो उसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? जीडीपी में घरेलू। इसमें क्या मायने रखता था? स्थान, कि किस स्थान पर उत्पादित हो रहा है। यहाँ पर क्या मायने रखेगा? व्यक्ति, किसने उत्पादन किया है, किसने उत्पादन किया है, जीएनपी में ये मायने रखेगा। यानी कि अगर मैं जीडीपी का परिभाषा वाला, मेरा पेज कहाँ गया, ये रहा, अगर मुझे जीएनपी की परिभाषा लिखनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा? एक वित्तीय वर्ष में देश के सभी नागरिकों द्वारा, देश के सभी नागरिकों द्वारा, न कि निवासियों द्वारा, घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु का मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है जब भी नागरिक की बात आएगी। जीडीपी में क्या होता था? स्थान मायने रखता था कि घरेलू सीमा के भीतर कोई भी उत्पादन कर रहा हो, राम कर रहा हो, रहीम कर रहा हो, करीम कर रहा हो, हमें नहीं मतलब। इसमें क्या मायने रखता है कि कोई कर रहा हो, राम कर रहा हो, रहीम कर रहा हो, करीम कर रहा हो, कहाँ, क्या मायने रखता है कि कहाँ पर उत्पादन कर रहा है। जीडीपी में स्थान मायने रखता था, इसमें व्यक्ति मायने रखता है कि उत्पादन किसके द्वारा किया गया, उत्पादन किसके द्वारा किया गया। यहां तक बात क्लियर है? यानी कि इसको अगर और अच्छे से समझेंगे तो क्या होगा? मान लो भारतीय आदमी जो काम करते हैं विदेश में और विदेशी जो काम करते हैं, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। जैसे आपका गांव है, मान लो ए गांव में आप निवास करते हो, ये बी गांव है। समझ में आ रही है बात? ए गांव में कुछ ऐसे, ए गांव में तो बहुत सारी दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें बहुत सारी हैं, बहुत सारी ये सब दुकानें हैं गांव में जो होता है। ये आपका गांव है, ये आपके मित्र का गांव है, सखा सखी जो भी हो आपकी। कुछ दुकान इसमें ऐसे हैं ए गांव में जो बी के जो गांव के रहने वाले हैं ना, उनके हैं। तो जीडीपी में क्या होगा? जीडीपी पे हम देखेंगे कि इस गांव में टोटल उत्पादन कितना हो रहा है, ये जीडीपी में देखेंगे। जबकि जीएनपी में क्या देखेंगे कि इस गांव के लोगों द्वारा इस गांव में कितना उत्पादन हो रहा है। ये जो 2 2 4 2 6 गांव हैं, 6 लोगों द्वारा उत्पादित है, ये जीएनपी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 3 दुकान है, ये दुकान वाले तो अपना सामान जो बेचकर ये तो अपने देश में पैसा लेकर चले जाएंगे। ये जो 3 दुकान वाले हैं, ये अपना सामान बेचकर पैसा लेके अपने गांव में चले जाएंगे, अपने गांव में चले जाएंगे। इसलिए क्या ये आपके जीएनपी में आपका राष्ट्रीय उत्पाद है? नहीं, ये इनका राष्ट्रीय उत्पाद है, ये इनका जीडीपी होगा, जीएनपी होगा, ये अपना नहीं है।
ये इनका जीएनपी होगा, जीडीपी नहीं, ये इनका जीएनपी होगा। हमारा जीएनपी क्या है? जो हमारे लोगों द्वारा हमारे घरेलू सीमा में उत्पादन हुआ है वही तो हमारा जीएनपी होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। घरेलू सीमा नहीं, हमारे लोगों द्वारा जो हमारे देश के लिए उत्पादन हुआ वही तो हमारा उत्पाद जीएनपी कहलाएगा ना। यानी कि भारत में रह रहा है कोई विदेशी या भारतीय जो बाहर रह रहे हैं देश के बाहर, हमें इन दोनों का आय व्यय का हिसाब निकालना पड़ेगा। यानी कि इसको सामान्य अर्थों में क्या बोलते हैं? कितना रुपया का आपने आयात किया और निर्यात किया। यानी कि निर्यात माइनस आयात। अगर हम ये कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई, भारत के लोग कितने बाहर में कमा रहे हैं और हमारे देश में विदेशी लोग रह के कितना पैसा कमा रहे, इतना तो स्पष्ट हो जाएगा हमें इस चीज़ से। तो हमने क्या बोला कि चलो भाई एक काम करते हैं, अपने पास तो जीडीपी है ही, इसमें हम क्या कर देते हैं, जीएनपी निकालने के लिए इसमें हम प्लस कर देते हैं किस चीज़ को? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। यानी कि इसका मतलब क्या होगा? x माइनस एम बोलते हैं इसको किताबी भाषा में। सामान्य अर्थों में क्या बोलते हैं? टोटल जो हमने निर्यात किया है और आयात किया है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा जीएनपी निकल आएगा। जीएनपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जीडीपी प्लस x माइनस एम, यानी कि निर्यात माइनस आयात। समझ में आ गई बात? विदेशी हमारे यहाँ रह रहे हैं, अपना एक देश मान लो। अब क्वेश्चन दूंगा, आप झट से समझ जाएंगे। एप्पल कंपनी वाला क्वेश्चन देता हूँ। एप्पल कंपनी ने भारत में 10,000 रुपये का फ़ोन बनाया और बेचा। मैंने क्या बोला? एप्पल कंपनी ने 10,000 रुपये का फ़ोन बना के भारत के देश में बेच दिया, है ना। पहला भारत की जीडीपी में शामिल होगा, भारत की जीडीपी में आएगा। दूसरा यूएसए की जीडीपी में आएगा। तीसरा भारत की जीएनपी में आएगा। चौथा यूएसए के जीएनपी में आएगा। अब आपको इनमें से आंसर बताना है। इसका आंसर हो सकता है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट इसमें सही हो सकते हैं, यानी कि 1 2 2 3 3 4 करके ऐसे बताना है कौन कौन से इसमें सही होंगे। ये किसकी जीडीपी में शामिल होगा? एप्पल कंपनी कहाँ पर बेच रही है? भारत में अपने उत्पाद को बना के बेच रही है। ये किसकी जीडीपी में शामिल होगा और किसकी जीएनपी में शामिल होगा? आपको ये बताना है। सामान्य सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भारत की जीडीपी में तो शामिल होगा ही, लेकिन ये यूएसए के जीएनपी में शामिल होगा, भारत के जीएनपी में शामिल नहीं होगा। यानी कि एप्पल कंपनी जो सामान बनाया, उत्पादन तो हमारे देश में किया, लेकिन उत्पादन करने के बाद अपना पैसा लेके वो कहाँ चली गई? अमेरिका चली गई। अमेरिका के जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल होगा। अमेरिका का राष्ट्रीय उत्पाद है वो, हमारे देश का नहीं है। हम इसके लिए क्या करेंगे? निर्यात माइनस आयात कर देंगे जीडीपी में से। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मुझे एक क्वेश्चन बताओगे, तब मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन। एयर इंडिया है, इसने कहाँ पर बेचा? तो यूएसए के एयरपोर्ट पर कोई भी सामान बेचा 100 रुपये का। अपने प्लेन में बैठे किसी आदमी को 100 रुपये का इसने कुछ खाना पीना दिया। ए आंसर, ए ये भारत की जीडीपी में शामिल होगा। बी यूएसए की जीडीपी में होगा। सी भारत की जीएनपी में शामिल होगा। डी यूएसए की जीएनपी में शामिल होगा। इसका आंसर अगर आप बता दोगे तो अब मुझे लगेगा कि आप सबका क्लियर हो गया है। ये क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कि ये भारत की जीडीपी में शामिल होगा और भारत की ही जीएनपी में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि हमारे जो जितने जहाज़ होते हैं ये सब घरेलू सीमा क्षेत्र के भीतर ही आते हैं। तो हमारे ही घरेलू सीमा में हमारे ही कंपनी के द्वारा उत्पादन हुआ है, तो ये तो हमारे जीडीपी भी होगा, हमारा जीएनपी भी होगा।
समझ में आ गई बात। अगर यहीं पर एयर इंडिया की जगह पर कौन सी प्लेन रहती, एयर इंडिया की जगह पर एयर फ्रांस रहती और वो भारत में कोई सामान बेच के जाती, तो हम क्या बोलते कि वो फ्रांस के जीडीपी में भी शामिल होगा, क्योंकि प्लेन तो उसके घरेलू सीमा में भी आएगा और फ्रांस के जीएनपी में भी शामिल होगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अब कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे पहला क्या है, इफ़ जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी, यानी इस देश का जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है इस देश का, वो इसके घरेलू उत्पाद से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि उसके राष्ट्र में जो राष्ट्र के लोग जो आय प्राप्त कर रहे हैं वो उसका घरेलू आय से ज़्यादा है। घरेलू सीमा का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये देश जो है ये निर्यात काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर रहा है। ये देश एक निर्यातक देश है, जैसे चीन है वगैरह है। दूसरा क्या होगा, जिसका जीएनपी छोटा होगा जीडीपी से, यानी कि ये देश जो है ये आयात अधिक करता है, आयात अधिक करता है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कि इफ़ जीएनपी बराबर जीडीपी, ये क्वेश्चन पूछा है आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये बंद अर्थव्यवस्था, ये ना तो ये देश आयात करता है ना तो निर्यात करता है। जाने कि ज़्यादा निर्यातक जो होगा उसका सकल राष्ट्रीय आय जो है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है, आय गलती से मैंने बोला, वो अधिक होगा। और जो आयातक देश होता है उसका जीडीपी अधिक होगा, जीएनपी कम होगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ। 41 मिनट का वीडियो हो चुका है। ओके, आगे भी इसको कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा, कोई बात नहीं, आप लोग देख लोगे, मुझे इतना ज़रूर यकीन है, क्योंकि आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इससे। जीडीपी जीएनपी समझ में आ गई। अब हम लोग तीसरे पर चलेंगे, तीसरे पर इसको क्या कहा जाता है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। बाद में मैं आपको इससे खेलना सिखाऊंगा इस वीडियो के अंत में, यानी कि आप उंगलियों पर फिर खेलोगे, अच्छा ये बोल रहा है नेट से जीडीपी में जाना है, जीएनपी से जीएनपी में जीएनपी से जीडीपी में जाना है, जीडीपी से किस पे जाना है, एनएनपी पर जाना है। डायरेक्ट आप लोग दौड़ के जाओगे वहाँ से वहाँ तक, डायरेक्ट चुटकियों बजाते हुए। दो शब्द हैं, ग्रॉस और नेट। नेट का मतलब क्या होता है, इंटरनेट वाला नेट नहीं, शुद्ध। इसका मतलब क्या होता है, सकल। शुद्ध जो होता है इसका मतलब होता है इसमें जितना भी मूल्य ह्रास वगैरह हुआ होगा ना, वो सब हमने हटा दिया है। बोले तो क्या भाई, क्या बोल रहे हो, इसमें तो मूल्य ह्रास वगैरह कुछ नहीं हटा, इसमें जितना आय हुआ उसको सबको शामिल कर रखा है। मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है, पिछले साल आपने, मान लो किस कंपनी का आप लोग फ़ोन यूज़ करते हो, मान लो बहुत ही अच्छे लोग मुझे पढ़ रहे होंगे, बहुत अमीर अमीर लोग, एप्पल का फ़ोन सब लोग यूज़ करते हैं, आईफोन, सब आईफोन यूज़ करते हैं 70,000 का, ठीक, सब लोग आईफोन यूज़ करेंगे 70,000 का। पिछले साल आपने ख़रीदा, मान लो कब ख़रीदा, 2022 के जनवरी माह में ख़रीदा, तो क्या निर्मला सीतारमन जी जो है हमारे वित्त मंत्री, आपने जिस दिन ख़रीदा ठीक उसके अगले दिन ही बैठ गई क्या जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, हाँ भाई तुमने 70,000 का फ़ोन ख़रीदा है, हमारे ये जो नेट जीएनपी है इसमें हम लोग 70,000 ही ऐड करते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने आज ही फ़ोन ख़रीदा, आज ही इसका ऐड कर दो, ठीक। बोलेंगे हैं ये क्या कर रहे हो, मतलब कि क्या होगा, हमने क्या बोला है, एक वर्ष का हम उत्पाद निकालते हैं ना, एक वित्तीय वर्ष का, यानी कि आपने जनवरी में 70,000 का फ़ोन ख़रीदा था, वो दिसंबर महीने में कितने का बिकेगा, 40,000 का। फ़ोन का कीमत तो ऐसे ही गिरता है ना, 40,000 मान लो, चलो बुरा मान जाएंगे कुछ लोग, 60,000 का बिकेगा, एप्पल वाले बहुत जल्दी बुरा मानते हैं, 40,000 का छोड़ के 60,000 का ही तुम बेच लो, उसमें 10,000 रुपये की क्या हो रहा है, 10 से 20,000 रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है। यानी कि जो मशीन, जो प्रोडक्ट एक साल पहले ख़रीदा गया उसमें मूल्य ह्रास कुछ तो होगा, वो नया का नया तो बिल्कुल नहीं रहेगा। समझ में आ रही है आपकी बात। तो उस मूल्य ह्रास को जब हम घटा देते हैं ना ग्रॉस में से, तो हम नेट पर आ जाते हैं, शुद्ध पर आ जाते हैं, शुद्ध पर आ जाते हैं। ओके, आपको समझ में आ रही है। मान लो आपको 100 आम का उत्पादन हुआ, 1000 आम का उत्पादन हुआ, ये क्या है, ये सकल है। इसमें से 100 आम आपके ख़राब निकल गए, आपके पास हाथ में कितना आया, 900 आम। ये आपका टोटल आम का उत्पादन है बंधुओं,
1000 नहीं है आपका आम का उत्पादन, आपका आम का उत्पादन 900 है, क्योंकि 100 प्रोडक्ट को आप यूज ही नहीं कर सकते हो, यानी कि उसकी कीमत में कुछ गिरावट आ गई है, यानी कि उसके 1 साल में उसकी कीमत में कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा, मैं ये कह रहा हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी कि क्या होगा कि सकल जो है वो तो 1000 आम है, 1000 आम का दाम है, मान लो 10,000 रुपये दाम है, कीमत निकालते हैं ना, 1000 आम का दाम है, लेकिन हमारा मूल रूप से शुद्ध आय कितना हुआ है? 900 ही तो आम बिकेगा, आपको खराब आम कोई थोड़ी नहीं लेने आएगा, तो 9000 ही रुपया तो कमाओगे आप। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी बात को समझना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मूल्य ह्रास हो रहा है। सकल और शुद्ध में आपको अंतर पता चल गया, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और वास्तविकता रूप से कुछ और होते हैं, मैं यही कह रहा हूँ। मूल्य ह्रास जो होता है जब हम जीएनपी में से, यानी कि अगर हमें एनएनपी निकालना होगा मार्केट प्राइस पर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जीएनपी नामक एक चीज़ जो हमने चिड़ियाँ उड़ाई थी कुछ देर, उसमें से हमने क्या कर दिया, मूल्य ह्रास को घटा दिया, तो हमारा क्या निकल गया, हमारा निकल गया ये एनएनपी मार्केट प्राइस। समझ में आई कुछ बात? यानी कि जीएनपी जो था उसमें से हमने घटा दिया मूल्य ह्रास को। ओके, ग्रॉस में से नेट में गए हैं हम, तो हमने मूल्य ह्रास को घटा दिया। जीएनपी से लागत के मूल्य में हो रहने वाले ह्रास को हटाने के बाद एनएनपी प्राप्त होता है। मूल्य ह्रास मैंने अच्छे से समझाया है आपको। ओके, अब चलते हैं कि एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने नोट किया हुआ था आप लोगों के लिए, कि माना कि वस्तु 50 रुपये की उत्पादित है और उस पर 10 रुपये का जीएसटी लगाया गया है, तो मार्केट प्राइस 60 रुपये हो जाएगा। अब चलते हैं मार्केट प्राइस नामक भला क्या चीज़ है। एनएनपी समझ में आ गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या निकाला, एक बार रिवाइज करते हैं, जीडीपी, फिर हम किस पर आए बंधुओं, जीएनपी, फिर हम किस पर आए, एनएनपी। मार्केट प्राइस है अभी यहाँ पर, मार्केट प्राइस नामक भला भी हम लोग समझेंगे। ओके, मुझे मूल रूप से है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मुझे ये नहीं है कि आपको फार्मूला याद हो। फार्मूला तो मैं एक दिन में सारा लिख के आपको पीडीएफ डाल दूंगा, आप रट लेना बैठ के। मूल रूप से ये है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है। हिंदी में बोलें तो ये क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ तक बात समझ में आई क्या है ये? ओके, हमने क्या किया, जीडीपी से जीएनपी जाने के लिए हमने बोला कि भाई साहब इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डेटा है उसको अगर आप ऐड कर दोगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें से कौन कौन विदेशी ने अपना पैसा लेके चला गया, कौन कौन हमारे देश का आदमी था जिसने उत्पादन किया। सकल पे हैं अभी हम लोग, समझ में आ गई। फिर हमने बोला कि सकल तो है, लेकिन इसमें कुछ मूल्य ह्रास भी तो हुआ होगा पिछले 1 वर्षों में। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, इसमें से माइनस डिप्रिसिएशन कर दो। डिप्रिसिएशन बोले तो मूल्य ह्रास कर दो, जो 1 साल में उसमें कुछ भी मूल्य ह्रास हुआ होगा उसको माइनस कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एनएनपी मिल जाएगा, हम सकल से शुद्ध पर आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब एनएनपी मार्केट प्राइस, देखो बंधुओं होता क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें प्रोडक्ट की कीमत तक जाना है। मार्केट प्राइस क्या हमें निकालनी है क्या? नहीं, हमें मौद्रिक मूल्य निकालना है जहां उत्पादन हुआ है उसका। ये तो मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस में क्या सब जुड़ा होता है, आपने एक दुकान खोला, मैंने एक दुकान खोला जहाँ पर मैंने क्या बेचना शुरू किया, मुझे चाय समोसा बड़ा पसंद है, मैंने समोसा का दुकान खोला, बड़ा ही वीआईपी टाइप का दुकान खोला, ठीक ना। मैंने 20 रुपये का समोसा बनाया, वहाँ पर कौन आ गए, वहाँ पर मोदी जी आ गए, बोले कि हाँ भाई समोसा बेच रहे हो, चलो 10% इस पर जीएसटी लगाओ। तो मेरा समोसा कितने का बिका, मेरा समोसा कितने का बिका, 22 रुपये का। मेरा समोसा कितने का बिक रहा है, 22 रुपये का बिक रहा है। मैंने कितने रुपए का बनाया था, 20 रुपये का समोसा बनाया था, समझ रहे हो ना, 22 रुपये में बिक रहा है। अब क्या बोला, ठीक है भाई। अब मोदी जी ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, हमारे जो देश के लोग हैं बहुत ज़्यादा समोसा पसंद करते हैं, चलो हम तुमको समोसा पर छूट दे देते हैं। छूट यानी कि उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, सबको समोसा मैं गरीबों को खिलाना चाहता हूँ, तुम्हारे समोसा पर आज से सब्सिडी दे रहे हैं हम। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ,
सब्सिडी दे रहे हैं मुझे। तो मार्केट प्राइस तो इतनी आसानी से किसी चीज़ का डिसाइड नहीं होता, ये 10% कर भी देना पड़ेगा मुझे। हो सकता है अगर मुझे सब्सिडी मिल रहा है तो हमें इसको भी देखना पड़ेगा कि हाँ भाई सब्सिडी भी मिल रहा था मुझे। तो मार्केट प्राइस तो सिर्फ जो प्रोडक्ट हमने बनाया 20 रुपये का, वो मार्केट प्राइस तो नहीं है। ये क्या है, इसमें सब्सिडी और टैक्स ऐड होगा, तब जाके हमारा मार्केट प्राइस जो है वो पता चलता है। इतना सब कुछ तो है ना। तो यानी कि अगर मुझे लागत पर न जाना है, यानी कि अगर हमें समोसा का 20 रुपया वाला निकालना है कि कितने रुपए में मैंने समोसा बनाया होगा, तो हमें उसमें से टैक्स और सब्सिडी का कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तो किस पे पहुंचना, हमें 20 रुपये पहुंचना है। हमारे पास तो अभी मार्केट प्राइस है, यानी कि समोसा अभी 22 रुपये वाला हमें पता है। हमें ये नहीं पता कि 20 रुपये में इसने बनाया था कि 19 रुपये में। हमें वो पता करने के लिए इसमें से टैक्स और सब्सिडी को कुछ तो करके निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमें मार्केट प्राइस और उसका लागत वाला प्राइस पता चलेगा कि हाँ भाई इस दुकानदार ने, ये जो मास्टर है, ये 20 रुपये का समोसा बनाया होगा इसने। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने क्या बोला कि भाई साहब NNP जो फैक्टर कॉस्ट, इसको मत जाना, कारक लागत, थोड़ा सा नीचे हो गया था, कारक लागत। अगर तुम्हें कारक लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो तुम्हारा मार्केट में बिक रहा है ना, यानी कि ये जो 22 रुपया बिक रहा है ना, इसमें से सबसे पहले तुम इनडायरेक्ट टैक्स को हटाओ और सब्सिडी को जोड़ो, तब तो जाके तुम्हारा ये निकलेगा NNP कारक लागत। अब कुछ लोगों के मस्तिष्क में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि मास्टर सठिया गया है क्या, इसने सब्सिडी को ऐड क्यों कर दिया, सब्सिडी को घटाना तो चाहिए था ना। अब मेरी बात सुनो, जिस चीज़ पर सब्सिडी दी जाती है उसकी कहानी मैं बताता हूँ। मैंने 100 रुपये का कपड़ा बनाया, कितना रुपए का मैंने बनाया है, 100 रुपये का बनाया है। सरकार ने क्या बोला कि हम तुम्हें सब्सिडी दे रहा हूँ। सरकार ने, मोदी जी आ गए, मोदी जी ने बोला कि हाँ भाई लो सब्सिडी, तुम इस पर 20 रुपये। इस 100 रुपये के सामान का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा बंधुओं, 80 रुपये हो जाएगा। यानी कि मुझे इस 100 रुपये के सामान का अगर लागत मूल्य निकालना है तो हमें इसमें सब्सिडी ऐड करना पड़ेगा, ना कि माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जो चीज़ बिक रहा है वो तो सब्सिडी माइनस करके बिक रहा है, क्योंकि सरकार सरकार जो है वो सब्सिडी कंपनी को दे रही है ना कि हाँ भाई तुम 20 रुपया मुझसे ले लेना, तुम अपने प्रोडक्ट का दाम 20 रुपया कम करके मार्केट में ले जाओ। हमने बोला ठीक है मोदी जी, आप 100 रुपये का मेरा सामान है, आप मुझे 20 रुपया दे दीजिए, लेकिन मैं इसको 80 रुपये में बेचता हूँ मार्केट में। उन्होंने बोला ठीक है जाओ, लेकिन मेरे प्रोडक्ट का एक्चुअल दाम कितना था, एक्चुअल दाम तो मेरे प्रोडक्ट का 80 रुपया था ना, 100 रुपया था ना। हमने तो मोदी जी के कहने पर 80 रुपये का बेचा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें सब्सिडी देना, हमें कपड़ा सस्ते में बेचना है गरीब लोगों को। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर सब्सिडी प्लस किया है, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है उसमें सब्सिडी ऑलरेडी माइनस था। समझ में आ गई बात। हमें किस पर जाना था, हमें लागत पर जाना था, तो लागत पर जाने के लिए हमें सब्सिडी प्लस करना पड़ता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अगर हम NNP फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, लागत के आधार पर, कारक अगर समझ में नहीं आ रही तो काट दो, मतलब कि नेशनल प्रोडक्ट लागत कितना था उसके आधार पर, तो नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत, उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, जो भी हमने मोदी जी को टैक्स दिया होगा उसको घटा देंगे, और सब्सिडी को जोड़ देंगे जो मोदी जी ने मुझे दिया होगा, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ भाई लागत ये था। जैसे इस 22 रुपये में से अगर मैं 10% कर था, 2 रुपये माइनस कर दूं, मोदी जी ने मान लो मुझे सब्सिडी कुछ भी दिया हो, चलो उसको छोड़ो, यहाँ पर सब्सिडी तो है ही नहीं, सब्सिडी मैंने कुछ माना नहीं इसलिए नहीं, तब जाके मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई ये 20 रुपये का सामान बना था। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पर 20 रुपये हो रहा था, 22 रुपये कर जोड़ के हो रहा था। 22 रुपये अगर मोदी जी मुझे 4 रुपये का सब्सिडी दे देते तो मैं इसको 18 रुपये में बेचता ना, लेकिन मेरे सामान की एक्चुअल कीमत कितना है बंधुओं, मेरे सामान की एक्चुअल कीमत जो है वो 20 रुपया है। समझ में आ गया होगा। NNP फैक्टर कॉस्ट को क्या कहा जाता है, NNP फैक्टर कॉस्ट जो है इसको कहा जाता है राष्ट्रीय
आय। इसको डिवाइड कर दिया जनसंख्या से तो क्या निकल गया, प्रति व्यक्ति आय। किसी को बात समझ में आई मैंने क्या सब बोला? बोले कितना सारा बोल दिया मास्टर, सब इधर का उधर होच पोच हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा के क्या क्या बोल दिया। सही भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है पता नहीं चल रहा होगा ना आपके दिमाग में सब चीज़ें। चल रहा है तो वाजिब चल रहा है भाई, पहली बार में किसी को समझ में थोड़ी ना आ जाता है। अब मुझे भी नहीं मिल रहा कि कहाँ गया मेरा पेज, है ना। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, उसके बाद आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, इतना मुझे यकीन है। और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है। हमने देखा सबसे पहले क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा कि क्या होता है जीडीपी। भाई कहाँ गया, ये रहा, जहाँ भी था, चलो इधर था। सबसे पहले हमने क्या देखा बंधुओं, ये देखो जीडीपी। अगर मैं इसका एक बार और डेफिनेशन लिख दूं तो आप लोगों को और अच्छे से स्पष्ट होगा। मैं कहीं पर लिखता हूं, उसके बाद मैं आप सबको एक बार में पूरी की पूरी कहानी क्लियर करके फिर से पूरा बता दूंगा। उसके बाद आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, नहीं तो ये वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाएगा, मेरा जो नेट का स्पीड है उस पर। हमने क्या बोला, जीडीपी का डेफिनेशन, एक वित्तीय वर्ष में देश के सभी निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। यही तो था ना, मूल डिफिनेशन क्या है, यही है। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, एक साल का होता है। एक साल में जितना भी सरकार उत्पादन कर रही है, हमारे देश का उत्पादन जितना कर रहे हैं, देश के निवासी नागरिक जो भी हैं, वो सब जीडीपी का भाग होता है। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जीडीपी में क्या होता है ना, यहाँ पर व्यक्ति मायने नहीं रखता है। आम का मान लो पाकिस्तानी कर रहा हो उत्पादन, भारतीय कर रहा हो, अमेरिकी कर रहा हो, चीनी कर रहा हो, बस भारत के घरेलू सीमा के भीतर होना चाहिए। जो पाकिस्तान में भी हमारा दूतावास है ना, वो भी अगर वहाँ पर 1000 रुपये का सामान बेचता है या कोई कारोबार करता है तो वो भी हमारे घरेलू सीमा के भीतर आता है। हमारा दूतावास पर जो है भारत में, भारत का कहीं भी पूरी दुनिया में दूतावास है, वो हमारे घरेलू सीमा के भीतर आता है। वो भारत एक छोटा सा है पाकिस्तान के भीतर, जैसे पाकिस्तान का जो दूतावास है भारत के भीतर, वो छोटा सा पाकिस्तान है भारत के भीतर, उस पर आक्रमण यानी कि पाकिस्तान पर आक्रमण माना जाएगा। हमारे दूतावास पर आक्रमण हमारे भारत पर आक्रमण माना जाता है, वो हमारी घरेलू सीमा के भीतर होता है। फिर मैंने आपको घरेलू सीमा पूरा बताया, दूतावास, जहाज़ वगैरह जो भी होगा। एयर इंडिया का विमान अगर वॉशिंगटन एयरपोर्ट है, वहाँ पर उसने कोई सामान बेचा तो भी हमारी जीडीपी का ही भाग होगा, क्योंकि वो हमारे घरेलू सीमा का भाग है। हमारे समुद्र में कोई चीज़ हमने उत्पादन किया, वो भी हमारी घरेलू सीमा का ही भाग होगा। अंतिम वस्तु मैंने आपको बताया, जिससे मैंने आटा का एग्जाम्पल दिया कि आप भी आटा खरीद के लाओ, बेकरी वाला भी आटा खरीद के जा रहा है। उसके बाद मैंने ये भी बताया आपको कि इसकी जगह पर गोल्ड आप भी खरीद के ला रहे हो, ज्वेलर्स भी खरीद के ले जा रहा है, तो अंतिम उत्पाद कहाँ पर होगा, आपके द्वारा उत्पादित है तो वो अंतिम उत्पाद है। अगर आपने खरीदा है तो, अगर किसी ज्वेलर ने गोल्ड खरीदा है तो उसका गहना बना के बेचेगा तो वो गहना अंतिम उत्पाद होगा उसका। बेकरी वाला केक बना के बेचेगा तो उसका अंतिम उत्पाद केक होगा, ना कि ब्रेड होगा उसका अंतिम उत्पाद, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद से मैंने क्या बताया आपको, उसके बाद से मैंने आपको कीमत और उत्पादन का अंतर बताया। हमें कीमत नहीं नापना है, हमें ये नहीं देखना है कि पिछले साल भी 10 किलो आम उपजा था, उसको हमने 200 पे बेचा था, आज 10 किलो आम उपजा है उसको हमने 400 पे बेच दिया, हम बोलेंगे डबल से हमारा इनकम हो रहा है जीडीपी। नहीं, हमें ये देखना है बंधुओं कि पिछले साल अगर 10 आम उपजा था तो इस बार 15 आम उपजा है कि नहीं, 20 आम उपजा है कि नहीं। फिर मैंने आपको कीमत का पूरा परिभाषा बताया कि कैसे क्या उत्पादन और उसको नापते हैं। फिर जीडीपी को हमने दो भागों में बांटा, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। बाजार के आधार पर जब हम जीडीपी का वैल्यू निकालते हैं तो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है, वर्तमान वस्तु का आधार पर निकालते हैं। 2022 में जीडीपी अगर हम नॉमिनल के आधार पर निकालेंगे 2022 की ही वस्तु की कीमत पर, तो नॉमिनल होगा, नाम मात्र का होगा। इसके आंकड़े भ्रमित करने वाले होते हैं, सही नहीं होते हैं। मुद्रास्फीति वगैरह नापने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
लेकिन रियल जीडीपी जो होता है ये आधार वर्ष की तुलना में 2011-12 के ईस्वी की तुलना में जब हम जीडीपी निकालते हैं तो रियल जीडीपी कहलाता है। अब हमने जीडीपी निकालना फिर आपको सिखाया कि 2022-23 का अगर हमें जीडीपी निकालना है तो पहले हम 2021 और 2022 का जीडीपी निकालेंगे आधार वर्ष की तुलना में, फिर हम 2022-23 की जीडीपी निकालेंगे आधार वर्ष की तुलना में, फिर हम इन दोनों साल के जीडीपी का कंपेयर करेंगे, तब जाके हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई इतना है हमारा जीडीपी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे। किस चीज़ का क्वेश्चन दिखाया था आपको? मैंने जीडीपी का क्वेश्चन दिखाया था और जीएनपी का क्वेश्चन दिखाया था। एक मिनट रुक जाओ, ये रहा, है ना। मैंने आपको क्या बोला था? एयर इंडिया का कोई जहाज़ है जिसने ब्रिटेन में 100 रुपये का सामान बेचा है तो भारत की जीडीपी में शामिल होगा, ब्रिटेन के जीडीपी में शामिल होगा, दोनों की जीडीपी में शामिल होगा। तो किसके जीडीपी में होगा? भारत के जीडीपी में शामिल होगा। दिल्ली में एप्पल कंपनी का मैंने एग्जांपल दिया था, 1000 रुपये का सामान बेचा है बना के, तो किसकी जीडीपी में शामिल होगा? दिल्ली में एप्पल कंपनी काम कर रही है तो हमारे जीडीपी में शामिल होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल होगा। ओके अब फिर रिलायंस कंपनी का मैंने एग्जांपल दिया, ये यूएसए अमेरिका में काम कर रही है और वहाँ पर उसने कोई सामान बेचा तो वो अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। फिर हम आ गए जीएनपी पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हमने क्या बोला इस बार हमने बोला कि हमारे लिए स्थान मायने नहीं रखता बंधुओं, हमारे लिए व्यक्ति मायने रखता है कि भारतीय आदमी ने उत्पादन किया है कि नहीं, भारत में उत्पादित करके पैसा ला रहा है कि नहीं ला रहा है। हमने बोला कि ये चीज़ मायने रखता है। हमने बोला घरेलू सीमाएं में हटाओ, हमें ये बताओ कि भारत के लोगों ने कितना उत्पादन किया अपने सीमा व दूसरों की सीमा मिला के। तो ये क्या था? ये था सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इस पे चलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या था भाई? हमने क्या बोला? यहाँ पर दो गांव का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। एक गांव ए है जो आपका है और आपके सखी या सखा का गांव है, दूसरा जो बी है। ओके, हमने क्या बोला कि ए गांव में 3 ऐसी दुकानें हैं जो बी गांव वाले का है। तो इस गांव का अगर हम उत्पादन देखेंगे तो इसमें तो हम इस सारे दुकान का उत्पादन देखेंगे बंधुओं, लेकिन इस गांव का शुद्ध रूप से अगर हम मान लेंगे गाँव का, चलो आय निकालते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं, तो हम बोलेंगे ये आदमी जो है, ये तीनों दुकान वाला, ये तो अपने गांव में हमारा पैसा लेके चला गया कमा के, इसको तो हटा ही दो। ये 2 2 4 2 6 दुकान जो हैं, यही तो हमारा मूल रूप से सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल गाँव उत्पाद है। समझे? तो ये था जीएनपी। पूरी रूप से जीडीपी होगा, लेकिन ये जो है ये 6 दुकानें, ये हमारा जीएनपी का भाग होगा। मैंने पहले ये बताया। फिर हमने बोला कि जीएनपी निकालते कैसे हैं, तो मैंने बोला एक काम करो, जितना हमारे भारतीय लोग हमारे भारत में पैसा भेजते हैं या हम कमाते हैं निर्यात करके, उसको एक जगह रखो। फिर ये देखो कि हमारे देश से कौन कौन कितना कमा के जा रहा है, उसको एक जगह रखो, दोनों को माइनस कर दो। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल विदेशों से हम शुद्ध रूप से कितना पैसा कमाते हैं। तो हमने बोला कि चलो वो निकाल लिया। तो मैंने बोला कि जीडीपी में उसको क्या करो, प्लस कर दो। इससे ये पता चल जाएगा कि जीडीपी में जो विदेशी लोग शामिल थे और जो भारतीय लोग शामिल थे, उन दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, यानी कि हमारे पास जीएनपी आ जाएगा। जीएनपी बराबर क्या होता है बंधुओं? तो जीडीपी प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। एक्स माइनस एम को क्या बोलते हैं? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, मैंने बताया। फिर मैंने आपको बताया कि एप्पल कंपनी है, उसने 1000 रुपये का फ़ोन भारत में बेचा, किसकी जीडीपी में शामिल होगा, किसकी जीएनपी में शामिल होगा? एप्पल कंपनी ने जो 1000 रुपये का फ़ोन भारत में बेचा है, ये भारत की जीडीपी में शामिल होगा, लेकिन अमेरिका के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल होगा। यानी कि आय किसकी हो रही है? अमेरिका की हो रही है। उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? भारत में हो रहा है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात आप लोगों ने समझ लिया था। उसके बाद मैं किस पर गया था? हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, पेज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है बस, और तो कुछ नहीं है। हाँ, उसके बाद हमने क्या देखा था? अगला एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था आपको कि यूएसए एयरपोर्ट है, वहाँ पर एयर इंडिया ने 100 रुपये का किसी को कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाया। प्लेन वगैरह में तो 100 रुपये का ही पानी मिलता है, प्लेन पिला दिया। तो अब मैंने पूछा कि बताओ ये जो एयर इंडिया ने 100 रुपये कमाया है, ये किसकी जीडीपी में शामिल होगा? तो चूँकि एयर इंडिया है, एयर इंडिया हमारे घरेलू सीमा में भी आता है और एयर इंडिया हमारे जो लोगों द्वारा बनाई गई कंपनी, हमारी सरकारी कंपनी थी, अब टाटा ने खरीद लिया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो हमारे जीएनपी में भी शामिल होगा और जीडीपी में ही शामिल होगा, क्योंकि भारतीयों ने ही उत्पादित किया है, भारत की सीमा के भीतर ही उत्पादित किया है। अब मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस कंपनी है, वो भारत में कोई सामान बेच रही है, तो हमारा ही जीडीपी भी होगा, हमारा ही जीएनपी भी होगा। समझ रहे हो ना कोई बात?
अब एप्पल कंपनी है वो अमेरिका में ही कोई सामान बना के वहीं बेच रही है, तो अमेरिका की जीएनपी भी शामिल होगा, जीडीपी में भी शामिल होगा। लेकिन भारत में एप्पल कंपनी या चाइना की कोई कंपनी है वो अपना सामान्य बना के बेच रही है, तो भारत की जीडीपी में तो शामिल होगा, उत्पादन भारत में हुआ है, बिक तो भारत में रहा है, ठीक है। लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है बंधुओं? पैसा जा रहा है चीन, यानी कि चीन के राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल हो जाएगा वो। समझ में आ गई बात? फिर मैंने बताया आपको कि जीएनपी अगर जीडीपी से ज़्यादा होगा जिस भी देश का, उस देश का निर्यात बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर जीएनपी जीडीपी से कम होगा वो देश एक आयातक देश होगा, वहाँ पर आयात अधिक होगा। जहाँ पर जीएनपी जीडीपी बराबर होगा वो बंद अर्थव्यवस्था होगा। एक बार बीपीएससी ने पूछा हुआ है कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य होता है, वहाँ पर आपको यही लिखना है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद जहाँ पर बराबर हों, हिंदी भाषा में ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, वहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था होती है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जहाँ पर बराबर हों वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। फिर हमने बोला कि इन सब से हमें क्या मतलब, तुम अभी भी सकल सकल बात कर रहे हो, हमें तो शुद्ध चाहिए भाई, हमें शुद्ध दो, सकल पे बात मत करो। तो मैंने बोला ठीक है। हमने बोला कि चलो नेट नेशनल प्रोडक्ट अब निकाल के दिखाते हैं तुमको। उसने बोला कैसे निकालोगे? हमने बोला कि तुम जो 1000 आम उत्पादित कर रहे हो उसमें से तुम्हारे 100 आम खराब हैं, 9 आम का कीमत जोड़ो, 900 आम का। तो हमने बोला ठीक है भाई, 100 आम को निकाल देते हैं, मूल्य ह्रास को निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मूल्य ह्रास को घटा रहे हैं। एप्पल कंपनी का फ़ोन मैंने सबको दिलवाया था आज। फिर मैंने क्या बोला था कि चलो उसमें से 1 साल बाद उस जनवरी में फ़ोन लिया, दिसंबर में उसका दाम निकालो। फिर हमने क्या बोला, 70,000 का फ़ोन लिया था, 60,000 का बिक रहा है। तो हमने क्या बोला कि हम 60,000 जोड़ेंगे, हम ना कि 70,000 जोड़ेंगे। समझ रहे हो ना? मूल्यह्रास ये था। तो सकल और शुद्ध में उसके बाद मैंने आपको अंतर बताया। तो जब हमने जीएनपी में से हमने क्या बोला, मूल्यह्रास को घटा दो, तो सकल से क्या किस पे आ जाएंगे हम लोग? शुद्ध पर आ जाएंगे। जीएनपी से हमने क्या किया? मूल्यह्रास को घटा दिया है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, हम कहाँ पर आ गए? नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर हैं अभी भी हम। फिर मैंने आपको मार्केट प्राइस का बताया कि मान लो मैंने जो आपका टीचर है वो समोसा बेच रहा है। क्या कर रहा है? वो समोसा बेच रहा है। उसने समोसा की कीमत बनाई 20 रुपये। मोदी जी आ गए, मोदी जी ने बोला कि इस पर हम 10% टैक्स लेंगे। मोदी जी आ गए थे, आपको पता होगा, टैक्स लेने आ गए वो। फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, चलो मैंने बोला कि ठीक है, तक 10% टैक्स ले। उन्होंने बोला कि चलो 5 रुपये मैं तुम्हें इस पर 5 रुपये सब्सिडी दे देता हूँ, मैं अपने लोगों को खिलाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला, चलो इस पर 20 में से पहले 15 करो, फिर इसका 10% करो। तो यानी कि ये लगभग में 16.5 रुपये का ये बिक रहा है समोसा। 16.5 रुपये का समोसे की एक्चुअली कीमत कितना है बंधुओं? एक्चुअल कीमत जो था इसका वो कितना था? 20 रुपया। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? फिर मैंने इस पर 5 रुपये का सब्सिडी दिया उन्होंने, तो मैंने इसको 15 बनाया। फिर 15 पर उन्होंने 10 रुपया टैक्स लिया, तो कितना हो जाएगा? 16.5 रुपया हो गया। कुछ भी हो, आंकड़े में झेर फेर मत देखना, मूल देखना, भावना में जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। समझ रहे हो ना? तो यानी कि एक्चुअल दाम 20 रुपया था। तो मैंने क्या बोला, नेशनल प्रोडक्ट अगर हमें लागत पर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे भाई? नेशनल प्रोडक्ट जो उसका मार्केट वैल्यू है ना 16.5 प्लस हम क्या करेंगे? पहले तो इसमें से टैक्स घटाएंगे, उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि इसमें सब्सिडी ऐड कर दो, तो जो दाम होगा ना वो हमारा नेशनल प्रोडक्ट लागत वाला आ जाएगा। और ये जो लागत है ना, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, इसी को माफ़ करना, राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय कहा जाता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को। नेशनल प्रोडक्ट लागत के आधार पर राष्ट्रीय आय कहलाती है। लागत के आधार पर राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक बताऊँगा? जीडीपी से जीएनपी पर जाना हो, डी से किस पे जा रहे हैं? एन पर जा रहे हैं। डोमेस्टिक से किस पर जा रहे हैं? नेशनल पर जा रहे हैं। यानी कि हम क्या कर देंगे, हम इसमें से निर्यात माइनस आयात कर देंगे। जब भी डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना हो, निर्यात माइनस आयात ऐड करना है, इसमें ऐड करना है निर्यात माइनस आयात को, यानी कि प्लस x माइनस m।
अब जीएनपी से हम लोग कहाँ जा रहे हैं बंधुओं? एक मिनट रुक जाओ, मेरा पेन रुक गया है, पेन ले लेता हूँ मैं, उसके बाद मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जीएनपी से हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं जीएनपी से एनएनपी पर। किस पे जा रहे हैं? देखो एनपी एनपी तो एक ही जैसा है, ट्रिक बता रहा हूँ। जी से हम लोग एन पर जा रहे हैं, क्या यानी कि ग्रॉस से नेट पर जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? माइनस मूल्य ह्रास। उल्टा जाना हो, एनएनपी से जीएनपी पर जाना होगा तो इधर से उधर जाना होगा तो प्लस मूल्य ह्रास कर देंगे। जीएनपी से जीडीपी पर जाना होगा तो माइनस निर्यात आयात कर देंगे। समझ में आ रही है ना बात? ओके, तो ये किस पर आ गया? मार्केट प्राइस पर आ गया। अब एनएनपी मार्केट प्राइस से हमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, लागत पर। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब इसमें पहले टैक्स घटा दो, इनडायरेक्ट टैक्सेज, और सब्सिडरी को जोड़ दो, तो हमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा, जो हमारा क्या है? ये राष्ट्रीय आय है। फैक्टर कॉस्ट कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं फैक्टर कॉस्ट एक बार बता देता हूँ। पृथ्वी पर कोई भी सामान जो बिकता है ना, पृथ्वी पर कोई भी सामान बनता है, कोई भी कंपनी लगती है, उसके कुछ लागत होते हैं। क्या क्या लागत होते हैं बंधुओं? फैक्टर कॉस्ट जो होता है इसमें लागत होते हैं कुछ कुछ। पहला होता है लैंड तो लगेगा है ना भाई, ज़मीन तो लगेगा ना, इसके कुछ रेंट तो होगा ना। दूसरा क्या लगेगा? लेबर तो लगेगा, काम करने वाला तो चाहिए, इसका फिर वेजेस भी तो होगा। तीसरा क्या चाहिए? तीसरा चाहिए हमारा कुछ तो पूंजी लगाएंगे ना, कैपिटल लगाया है, अब मान लो ऋण लेके दिया है, ऋण लिया है, तो इसका इंटरेस्ट भी तो जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा ना। चौथा क्या है? और क्या लग सकता है? इंटरप्रेन्योर भी तो होगा। इंटरप्रेन्योर यानी कि जो उद्यम शुरू कर रहा है, इसको कुछ प्रॉफिट भी तो चाहिए। यही मूल रूप से लागत होता है किसी भी चीज़ का। तो लागत में जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देते हैं और सब्सिडरी को हम लोग प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देते हैं, सब्सिडरी को माइनस कर देते हैं, तो हमारा निकल आता है प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात? आज मैंने मूल रूप से समझाने की आपको भरपूर कोशिश की है। मास्टर कोई एक्सपर्ट नहीं है, बाकी अपने क्षमता के अनुसार से मैंने बहुत ही अच्छा तरीके से समझाया है। एक एक चीज़ आपको तोड़ के थोड़े थोड़े में समझा दिया है, बच्चों वाले एग्जाम्पल देकर। आपको जैसा भी लगा हो वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले लेक्चर मैं कोई और टॉपिक लेकर आऊँगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय का आपका टॉपिक ख़त्म हो चुका है। फैक्टर वेक्टर कॉस्ट वगैरह सब कुछ मैंने समझा दिया, अच्छे से मैंने समझाया है। इसका PDF भी आपको मौजूद हो जाएगा चैनल पर, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अपने फीडबैक ज़रूर देना कि हाँ सर समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया होगा तो मैं अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट किया जाए। ओके, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट करना जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इसमें, और बस यही बोलना था। थैंक यू सो मच।